हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस सेशन सेंटेंस सर्जरी 5 में, जहां हम करेंगे आज इस सेंटेंस की सर्जरी। लेकिन इसकी सर्जरी करने से पहले मींस इसमें एरर फाइंड आउट करने से पहले कि कहां इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, इसको समझने से पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। The pledges that countries are making to battle climate change will still result in the world heating up by more than 6 degrees Celsius. इसका मतलब ये हुआ the pledges that countries are making to battle climate change का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। Climate change से लड़ने के लिए जो शपथ कंट्रीज ले रही हैं will still result in the world heating up by more than 6 degrees Celsius. उसके बावजूद भी दुनिया 6 डिग्री सेल्सियस तक और ज्यादा गर्म होती चली जाएगी। तो ये तो मतलब हुआ इस सेंटेंस का। अब आइए बात करते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। एरर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की। लिखा हुआ है द प्लेजेस दैट कंट्रीज। अब द प्लेजेस पढ़ते ही दिमाग में कहीं ना कहीं खटका तो आएगा, क्या प्लेज को प्लेजेस कहा जा सकता है? शपथ को हम कहते हैं प्लेज, क्या इसको प्लेजेस मींस प्लूरल बनाया जा सकता है? तो जवाब होगा यस, बनाया जा सकता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं एस या एस लगा करके। मैक्सिमम नाउन्स में एस या एस लगा करके आप उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरल में। फॉर एग्जांपल कार को कार्स बोल दिया, बस को बसेस बना दिया गया, फॉर एग्जांपल चेयर को चेयर्स बोला गया। तो ऐसे ही प्लेज को प्लेजेस बोला जा सकता है और इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्लेजेस हुआ वो हुआ एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द का हम इसके पहले इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेज की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आर्टिकल द आ रहा है। यहाँ भी अभी कोई एरर नहीं है। फिर बात आती है दैट कंट्रीज में एरर है या नहीं। दैट क्यों आया, उसके आगे कंट्रीज जो लिखा है उसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए आपको यहां आना होगा। स्टूडेंट्स, दैट कंट्रीज से लेके चेंज तक इसे आप कहेंगे रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होती है इसे थोड़ा समझिएगा। जैसे स्टूडेंट्स, हम किसी नाउन की जानकारी देने के लिए एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस नाउन की ज्यादा जानकारी या यूं कहें एडिशनल जानकारी दी जा सके और उस नाउन को स्पेसिफिक बनाया जा सके। वैसे ही एक नाउन की एडिशनल जानकारी देने के लिए हम पूरे की पूरी क्लॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी क्लॉज भी एक नाउन की जानकारी देने के लिए हम सेंटेंस में रख सकते हैं। कैसी जानकारी? एडिशनल जानकारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये घड़ी है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी मैं देना चाहूं कि ये किस तरह की घड़ी है, तो मैं कहूंगा ये एक्सपेंसिव घड़ी है, ये काफी महंगी वॉच है। मैं कहूंगा ये ब्लैक वॉच है। अगर मेरे सामने एक चेयर रखी है तो मैं कहूंगा ये एक ग्रीन चेयर है। तो ग्रीन कहना चेयर के लिए, ब्लैक और एक्सपेंसिव कहना वॉच के लिए एक एडिशनल जानकारी है जो एडजेक्टिव का काम करती है। वैसे ही पूरी रिलेटिव क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है जब उसे किसी नाउन की जानकारी देनी हो। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट काइंड ऑफ प्लेजेस, किस तरह की प्लेजेस, तो इसकी जानकारी और इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिलेटिव क्लॉज से। अब रिलेटिव क्लॉज के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज करना होगा। अब यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट, और इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी है, जैसे आप कंजंक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर रिलेटिव क्लॉज की, तो रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बाद हमने इस्तेमाल किया कंट्रीज। और अगर हम कंट्रीज कह रहे हैं और आर कह रहे हैं तो ये पक्का हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और इस प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर प्लूरल वर्ब आ रही है, और इस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के लिए आप यूज करेंगे मेन वर्ब, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मेकिंग। यहां तक भी कोई दिक्कत अभी नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि जो टू बैटल लिखा है, टू बैटल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो यहां सर टू बैटल क्या सही है बोलना? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी भी मेन वर्ब को इंफिनिटिव बनाते हैं, वैसे कोई भी मेन वर्ब का अल्टरनेटिव नाम इंफिनिटिव ही होता है। वैसे मैं इसे कहूंगा टू इंफिनिटिव या फुल इंफिनिटिव। मींस जैसे आपने बोला होगा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू रन। तो जब कभी भी आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इसे फुल इन्फिनिटिव कहा जाता है। और ये फुल इन्फिनिटिव जो होता है वो ज्यादातर केसेस में वाई का रिप्लाई होता है, क्यों का रिप्लाई होता है। तो मैंने कहा कि कंट्रीज जो है वो शपथ ले रही है, तो क्वेश्चन बनेगा क्यों ले रही हैं। तो इसका जवाब देने के लिए भी तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसका जवाब देने के लिए हम लिखेंगे टू बैटल क्लाइमेट चेंज मींस इन्फिनिटिव, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो सारी बातें मैंने आपको ग्रामेटिकली और टेक्निकली समझाई हैं, तो इन दोनों में ही कोई एरर नहीं है। क्यों आ रहा है टू बैटल, आर क्यों आया, कंट्रीज क्यों आया, ये सारे चीजों के पीछे का रीजन मैंने आपको ग्रामेटिकली और टेक्निकली समझाया। आगे लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में विल स्टिल रिजल्ट इन द वर्ल्ड, इसके बावजूद भी दुनिया में। अब यहां पर विल क्यों आ रहा है? विल यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, या यूं कह लीजिए एक मॉडल वर्ब है। और अगर ये मॉडल वर्ब है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आएगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। तो इस विल का सब्जेक्ट होगा यहां प्लेजेस।
ये प्लेजेस होगा इस विल के लिए सब्जेक्ट। तो ये विल इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लेजेस है। उसके बाद बात आती है, अगर विल हेल्पिंग या मॉडल वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब क्या होगी? रिजल्ट। इसके बाद मेन वर्ब होगी रिजल्ट, और स्टिल जो है एक एडवर्ब है जो रिजल्ट के लिए आ रहा है और रिजल्ट को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। और रिजल्ट इन का मतलब होता है टू कॉज अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन, किसी कारण से, किसी एक चीज की वजह से दूसरी कोई चीज होना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कंट्रीज शपथ ले रही हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इसके बावजूद भी विल स्टिल रिजल्ट इन, इसके बावजूद भी दुनिया 6 डिग्री सेल्सियस तक और ज्यादा गर्म होती चली जाएगी। यहां पर भी कोई एरर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि एरर को 4 में ही होना चाहिए, और वो एरर है हीटिंग अप। आप हीटिंग अप नहीं कहेंगे, बल्कि हीटिंग अप की जगह कहेंगे वार्मिंग अप। हीटिंग अप की जगह आप कहेंगे वार्मिंग अप। अब बात आती है कि सर जो हीट अप भी लिखा था उसका मतलब भी तो यही था कि दुनिया गर्म होती चली जाएगी, वार्म अप का मतलब भी गर्म होना ही है। लेकिन स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब लगभग सिमिलर सा है, लेकिन यहां हम हीट अप नहीं बल्कि वार्म अप का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के बीच का पहले आप डिफरेंस समझिए। देखिए, हीट अप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें यह दिखाना हो कि टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, एकदम सडन इंक्रीज दिखाना हो, अचानक से बढ़ जाए। और अगर हमें यह बताना हो कि टेम्परेचर नेचुरली धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बोलने के लिए हम वार्म अप का इस्तेमाल करते हैं। हीटअप के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको पानी गर्म करना हो तो आप इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करेंगे या गैस स्टोव का इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। लेकिन अगर आपको, जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, आपको अगर कपड़ों के प्रेस करनी हो या उनकी आयरन करनी हो, तो जो आयरन होती है वो एकदम से, वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एकदम से वो गर्म होती है। एक एग्जांपल और लीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपको अपने हाथ सेकने हैं सर्दियों में, तो हाथ सेकने के लिए जो आप रूम हीटर का इस्तेमाल करेंगे, वो गर्म होने में टाइम नहीं लेगा। वो आई थिंक विद इन 10 सेकंड्स गर्म हो जाएगा, विद इन 20 सेकंड्स गर्म हो जाएगा, तुरंत गर्म हो जाएगा। तो सडन इंक्रीज दिखाना हो अगर टेम्परेचर में, तो हीट अप का इस्तेमाल करते हैं। अब वार्म अप का इस्तेमाल कहां करेंगे? वार्म अप का इस्तेमाल वहां करेंगे जब टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया जाए या टेम्परेचर नेचुरली धीरे धीरे अपने आप बढ़े। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे धूप जब निकलती है तो धूप निकलने पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। 10 बजे सुबह टेम्परेचर कम होगा, 11 बजे थोड़ा ज़्यादा होगा, 12 बजे और होगा, 2 बजे और होगा, और 3 साढ़े 3 बजे तक, 2 ढाई बजे के आसपास तक टेम्परेचर अपने पीक पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, वो स्लोली हुआ है और नेचुरली हुआ है। तो जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो यहां पर हम यूज करते हैं वार्म अप, क्योंकि धरती का जो टेम्परेचर है वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे 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 बढ़ेगा। और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वार्म अप। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन और ये सेंटेंस सर्जरी 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया, हर एक वर्ड के पीछे का रीजन समझ में आया, एडवर्ब कहां था, रिलेटिव क्लॉज कहां थी, एडजेक्टिव कहां था। इन सब को आधार मानते हुए, इन सब पर बात करते हुए, मैंने आपको लॉजिकली और ग्रामेटिकली एरर समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, इस सेशन को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।